हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर के लास्ट वीडियो या अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल टाइप में प्रश्न को आपको समझाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अनुबद्ध फोकस, आवर्धन, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान छुए और बिना छुए कैसे हम करेंगे उसको मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं अनुबद्ध फोकस क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण या लेंस की स्थिति में, लेंस तो हमें अगले चैप्टर में पढ़ने हैं, लेकिन अनुबद्ध फोकस का डिफिनेशन में हम वो लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण या लेंस की स्थिति में प्रधान अक्ष पर स्थित वैसे दो बिंदु, मान लीजिए कि हम यहाँ C मान लिए, यहाँ F मान लिए। अगर हम C और अनंत के बीच एक वस्तु डाल रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब तो C और अनंत के बीच वस्तु को डाल रहे हैं तो C और F के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान दिया जाए तो गोलीय दर्पण या लेंस की स्थिति में प्रधान अक्ष पर स्थित वैसे दो बिंदु जिस बिंदु में किसी एक पर हम वस्तु को डालें। मान लो कि ये दो बिंदु A' और A अनुबद्ध फोकस कहलाएगा। कैसे? अगर हम A पर एक वस्तु को अगर डालें तो A' B' यानी A' पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम A' पर अगर वस्तु को डालेंगे तो A पर प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात गोलीय दर्पण में या लेंस में प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिसमें किसी एक पर वस्तु को डाला जाए तो दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बने, या दूसरे बिंदु पर वस्तु को डाला जाए तो पहले बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बने। तो ऐसे दो बिंदु, प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु को हम अनुबद्ध फोकस कहेंगे। अनुबद्ध फोकस को कंजुगेट फोकी कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसा दो बिंदु जिस पर किसी एक पर वस्तु को रखने पर दूसरा पर उसका प्रतिबिंब बने, यदि या तो दूसरा पर वस्तु रखे तो पहले पर प्रतिबिंब बने। तो ऐसे बिंदु को हम अनुबद्ध फोकस कहेंगे। ओके, आप अंडरस्टूड कर लिए होंगे। चलिए तो हम लोग आवर्धन को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन होता क्या है? आवर्धन इंग्लिश से बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो गोलीय दर्पण या लेंस की स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन का आप सिंपल डिफिनीशन क्या दे सकते हो? तो गोलीय दर्पण या लेंस की स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात में का मतलब क्या होता है? अनुपात में हम जिस राशि को पहले कहते हैं उसको अंश में लिखते हैं, जिसको बाद में बोला जाता है उसको हर में लिखते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर m से दर्शाते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इस बात को थोड़ा सा हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। अवतल दर्पण की स्थिति में या तो इससे कुछ निष्कर्ष हमें निकलते हैं। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि यह बात तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो जैसा कि हमें समझ में पता है, चिन्ह परिपाटी में हमने आपको समझाया था, अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी प्रतिबिंब बनाते हैं।
ये अगर हम इस पॉइंट को C से रिप्रेजेंट करें, इस पॉइंट को F से रिप्रेजेंट करें, अगर हम यहाँ मान के चलिए कि C और F के बीच ही वस्तु को डालते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो C और अनंत के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहां जाकर एक दूसरे से मिलेगा। ओके, ये भी हम वस्तु मान लिए, इसका प्रतिबिंब A', B' बना। वस्तु के ऊंचाई को अगर हम h1 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसा कि हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत जो भी दूरी मापते हैं वह दूरी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखने हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है जो कि प्रधान अक्ष के नीचे का दूरी है। तो इस दूरी को हम लोग क्या लेंगे? तो ऋणात्मक लेंगे, यानी कि -h2 लिखेंगे। और यही इसके ऊपर की दूरी है जो वस्तु दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वस्तु की ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिसको हम लोग h1 लिखेंगे प्लस में, यानी कि निगेटिव आया। यानी कि इस बात को समझ में आना चाहिए कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब अगर वास्तविक होता है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो आवर्धन कैसा होगा? तो ऋणात्मक होगा। अगर यही एक स्थिति ऐसी थी जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता था? वास्तविक बनता था, जब हम फोकस और P के बीच अगर हम किसी वस्तु को अगर डालते थे, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसको आगे की ओर हम लोग बढ़ाते थे, एक बिंदु पर जाकर मिलता था जहां पर AB जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 मानते हैं, प्रतिबिंब माने वस्तु की ऊंचाई को h1 माने। इस कंडीशन में आवर्धन क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब तो यहाँ पर h2 है, तो प्रधान अक्ष के ऊपर माप रहे हैं तो h2 बटा h1, देखो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यानी आभासी के स्थिति में प्रतिबिंब अगर आभासी होता है तो उस स्थिति में आवर्धन क्या होगा? तो धनात्मक होगा। यानी अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में बस माने जो आवर्धन होगा वह हमेशा क्या होगा? तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों के साथ होगा। वास्तविक होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर आभासी होगा तो आवर्धन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसा कि हमें पता है कि उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा? आवर्धन तो धनात्मक होगा। बिल्कुल है। तो ये बात हमें एक निष्कर्ष निकला कि अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, इसलिए अवतल दर्पण में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवर्धन प्राप्त होंगे। दूसरी, उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण में केवल जो आवर्धन हमें प्राप्त होगा केवल क्या होगा? तो धनात्मक होगा। तीसरी एक स्थिति है कि यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है, इस बात को समझना है, अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, m का मान ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल्स टू 1 हो सकता है, या लेस देन 1 हो सकता है। अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बात मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर बड़ा होगा, मतलब अंश में कोई भी मान अगर बड़ा लिखा जाएगा हर के मान से, यानी कि वस्तु के दूरी से अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा होगा, अगर नीचे 2 है तो इसका मान 1 से बड़ा होगा। तो इस स्थिति में अगर आवर्धन 1 से बड़ा होता है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा बड़ा होगा। माने अगर आवर्धन 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ही बराबर होगा। अगर आवर्धन 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। ये सभी निष्कर्ष हैं जो आपको याद रखने हैं।
चलिए हम लोग आवर्धन के लिए आवर्धन में व्यंजक प्राप्त करते हैं, यानी आवर्धन के लिए और कुछ ऐसे फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे जिस का उपयोग कर हम लोग आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं या अन्य राशि को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण की स्थिति में अनंत और सी के बीच अगर हम किसी वस्तु को डालें तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। ये भी एक वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। एक हम लोग क्या ध्रुव पर जब इसी पॉइंट से हम ध्रुव पर एक रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो जितना प्रधान अक्ष के साथ कोण बनाएगा उतना ही कोण बनाते हुए वो परावर्तित भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें उसको समझना है। हम लोग इस प्रकार से इस रे को खींचते हैं ताकि यह भी रे इसी पॉइंट से होकर जाए, क्योंकि इसी से होकर जाएगा भी, इसमें नो डाउट। तो एक ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस दोनों ट्रायंगल को हम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, बिकॉज कल ज्योमेट्री के पार्ट में हमने आपको समरूपता समझाया था। ये कोण इस कोण के बराबर होगा परावर्तन के नियम से। यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कहेंगे। चूंकि ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या नाम लिख सकते हैं? तो पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश समरूप का ये साइन है। ट्रायंगल किसके होगा? ठीक है, तो पी ए बी के, पी ए बी के। जैसा कि हमें पता है कि दो ट्रायंगल अगर समरूप होता है तो संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो हम लोग ए डैश बी डैश लेते हैं। अगर हम इसके ए डैश बी डैश को लिए हैं यानी लंब वाले को लिए हैं तो हमें इस ट्रायंगल में भी ए बी लेना होगा। जैसा कि हमें समझ में आता है कि ए डैश बी डैश का संगत भुजा कौन होगा? तो ए बी हमने लिखा। दूसरा ए डैश पी लेना है, यानी अगर पी ए डैश लेना है, पी ए डैश हमने लिया तो पी ए लेना पड़ेगा। अच्छा, ए डैश बी डैश क्या चीज को यहां प्रदर्शित करता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को, जो कि प्रधान अक्ष के नीचे है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने h2 माना, नीचे है इसलिए निगेटिव साइन देंगे। ओके, और यहां ए बी क्या है? ए बी डैश, ए बी डैश, यहां पर ए बी डैश लिखा गया है, गलत लिखा गया, ए बी होगा यहां। तो यहाँ ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम h1 मानते हैं, जो कि प्रधान अक्ष के ऊपर है, तो पॉजिटिव होगा। पी ए डैश, पी से ए डैश तक की दूरी, ये बस यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी, और आपतित किरण की दिशा में है तो माइनस भी बटा पी ए, पी से ए तक की दूरी। कौन से दूरी? तो वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए माइनस साइन के साथ होगा। h2 बटा h1 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो आप यहां पर h2 है क्या? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 क्या है? तो वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई मतलब आवर्धन। तो माइनस एम बराबर v बाई यू, यानी m बराबर माइनस v बाई यू, यानी ये आवर्धन के लिए आवर्धन हमने ज्ञात कर लिया। यानी m बराबर माइनस v बाई यू, यही आवर्धन होता है। यानी अवतल दर्पण की स्थिति में आवर्धन आपसे पूछा जा रहा है तो माइनस v बाई यू, यानी आवर्धन का ये सिंपल कहो तो सूत्र है माइनस v बाई यू। अब हम लोग दर्पण सूत्र की सहायता से व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, ये होता है दर्पण सूत्र। हमें v बाई यू के फॉर्म में उसको लाना है, तो v बाई यू लाने के लिए सभी को v से मल्टीप्लाई कर दो, यानी v बाई वी प्लस v बाई यू बराबर v बाई एफ। ओके, लिख सकते हैं।
तो यहां पर क्या लिखोगे, तो v बाई v का मतलब 1, यानी v बाई u बराबर v बाई f माइनस 1। यहां पर माइनस v बाई u है तो हम दोनों तरफ निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम माइनस v बाई u लिखे तो यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस v बाई f, माइनस से गुना करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस इसमें गुना करोगे तो ये माइनस आ जाएगा। माइनस v बाई u बराबर व्हाट, तो आवर्धन, तो m बराबर 1 माइनस v बाई f। यानी ये हमने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया कि अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है और फोकस दूरी दिया गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी अगर हमें ज्ञात हो तो हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी ज्ञात होने की स्थिति में आवर्धन ज्ञात करने की बात कहा जाएगा, तब इस फॉर्मूला का बेधरक यूज करोगे। चलिए और हम लोग एक और देखते हैं। अगर हम लोग v से हमने मल्टीप्लाई किया, अगर हम इसमें u से मल्टीप्लाई अगर हम दोनों तरफ कर लें तो क्या होगा, u बाई v, u बाई u, u बाई u 1, u बाई f, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो u बाई v बराबर u बाई f माइनस 1। इसको अगर हम लोग हल करें तो u माइनस f होगा। m लिखने के लिए हमको माइनस v बाई u चाहिए, तो यहां जबकि u बाई v है तो हम इसको अगर v बाई u बनाएं, यानी इसको रेसिप्रोकल लिखे, रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो राइट हैंड साइड वाला भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखाएगा। माइनस v बाई u लाना है तो यहां माइनस से दोनों तरफ गुना करोगे तो माइनस v बाई u बराबर माइनस f बटा u माइनस f, और माइनस u बटा माइनस v बटा u को हम आवर्धन लिखेंगे माइनस f बटा u माइनस f, यही आवर्धन हो गया। यानी कि ये दो अलग अलग फॉर्मूला क्या हुआ, देखो एक बच्चों, तीनों फॉर्मूला से हमें क्या समझ में आता है, तीनों आवर्धन के लिए ही सूत्र है। अगर हमें तीन बातें u v f में यही तीन चीज ज्ञात होगा, r भी ज्ञात होगा, तो r से तो r बराबर 2f फॉर्मूला का यूज करेंगे, f इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हमें अगर तीनों ज्ञात है, तीनों में से अगर हमको u और v फाइंड है, पता है, अगर हमको आवर्धन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो m बराबर माइनस v बाई u फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें आवर्धन ज्ञात हो जाएगा। एक बात तो समझ में आया। अगर हमको u v में से कोई एक अननोन है, नहीं पता है, यानी u नहीं पता है, अगर v और f पता है, v और f पता है, v और f पता है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके v और f, तो आप v और f ज्ञात अगर है तो इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो आवर्धन नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि v का मान तो डालोगे, u का मान तो ज्ञात नहीं है। तो v और f हमें ज्ञात है तो हम आवर्धन निकालने के लिए 1 माइनस v बटा f फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके। और तीसरी बात कि अगर हमें f और u फाइंड है, v नहीं ज्ञात है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने एक्स्ट्रा दो फॉर्मूला ज्ञात किया, यही आवर्धन के लिए व्यंजक हो गया। तो आप इस बात को वीडियो को पॉज कर लिख अवश्य लोगे, क्योंकि ये सारे चीज न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने में हमारे काफी लाभदायक होंगे। तीन बात, एक और तीसरा यहाँ टॉपिक लिखा है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान हमें करने हैं। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान हम कर सकते हैं। दो तरह में से किसी भी तरह से हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। यहां अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान अगर हमें छूकर कहा जाएगा तो जैसा कि हमें पता है कि वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग चमकीला हो, छूने से हमें लगे चमकीला भाग यानी चमकीला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा। तीनों दर्पण को हम बारी बारी से लेंगे। जो दर्पण का धंसा हुआ चमकीला भाग धंसा हुआ हो, छूने पर लगे कि धंसा हुआ हो, तो वह दर्पण अवतल होगा। तीनों दर्पण को हम बारी बारी से अपने हाथ में लेंगे और जिस दर्पण का हम छू कर देखना है, हमें स्पर्श कर, तो जिस दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक हो, यानी कि परावर्तक सतह को अगर हम छुए जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, अगर वह भाग धंसा हुआ हो तो वह दर्पण अवतल होगा। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, छूकर देखा जाए परावर्तक सतह, अगर उसका परावर्तक सतह निकला हुआ दिखे या उभरा हुआ दिखे तो वह दर्पण उत्तल होगा।
और जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल दिखता हो, यानी समतल दिखना क्या, यहां पर छूकर हम देखें अगर परावर्तक सतह समतल दिखे, समतल समझ में आए कि परावर्तक सतह इसका समतल है, तो वह दर्पण समतल होगा। तो छूकर बहुत आसान है समझना, लेकिन इसमें एक और बात आता है कि बिना छुए हुए आप तीनों दर्पण को कैसे पहचानोगे। तो तीनों दर्पण को हम पहले क्या करेंगे, बारी बारी तीनों दर्पण को हम एक जगह स्थिर कर देंगे। बिना छुए पहचानने के लिए तीनों दर्पण को हम क्या करेंगे, छूना नहीं है, बिना छुए हुए पहचानना है, तो तीनों दर्पण को हम एक जगह स्थिर करेंगे। एक हम लोग वस्तु लेंगे, वस्तु। अब इस वस्तु को क्या करेंगे, तीनों दर्पण के सामने बारी बारी से ले जाएंगे, तीनों दर्पण के सामने। तीनों का प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीनों का प्रॉपर्टी अगर ध्यान है तो आप तीनों दर्पण को बिना छुए हुए आसानी से पहचान सकते हो। हमने क्या किया, समतल, अवतल और उत्तल तीनों जो दर्पण दिया गया है, तीनों दर्पण को हमें नहीं पता कि किसमें कौन समतल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है। हम बारी बारी से एक वस्तु को तीनों दर्पण के समीप ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस दर्पण के निकट वस्तु को ले जाने पर या दूर ले जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बने, हो सकता है तीनों में से किसी के सामने अगर वस्तु को ले जाए, तब नजदीक ले जाए तो भी वस्तु का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने, दूर ले जाने पर भी वस्तु का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण समतल होगा। एक दर्पण तो हमने पहचान लिया, अब हमारे पास दो दर्पण बचाए हैं, यानी कि हमें लिखना है कि बारी बारी से हम तीनों दर्पण के सामने वस्तु को ले जाएंगे। तो जिस दर्पण के नजदीक या दूर वस्तु को ले जाने पर प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बने, तो वह दर्पण समतल होगा। और जिस दर्पण के नजदीक वस्तु को ले जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हो और दूर ले जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखता हो, तो वह दर्पण अवतल होगा। और जिस दर्पण के निकट ले जाओ या दूर ले जाओ, हर एक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखता हो, तो वह दर्पण उत्तल होगा। इस प्रकार हम तीनों दर्पण को बिना छुए हुए पहचान सकते हैं। एक बार फिर समझा देते हैं आपको। क्या करेंगे, तीनों दर्पण को हम किसी स्थिति पर स्थिर अवस्था में डाल देंगे, या तो टेबल पर डाल देंगे या उसको हम दीवार पर लटका देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। एक हम वस्तु लेंगे, एक वस्तु को हम तीनों दर्पण में बारी बारी से उसके नजदीक और उसके दूर ले जाने का दूर ले जाकर हम देखेंगे। जिस दर्पण में वस्तु को नजदीक ले जाने या दूर ले जाने दोनों स्थिति में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण समतल होगा। जिस दर्पण के निकट ले जाएं या दूर ले जाएं, दोनों स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वह दर्पण उत्तल होगा। और जिस स्थिति में वस्तु को निकट ले जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और दूर ले जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बने, तो वह दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। तो अब तीनों दर्पण को बिना छुए हुए हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो आज का इस एक्सरसाइज का सारा लेक्चर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट 2 वीडियो में हम इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन आंसर समझने का कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल जो भी टाइप है उसको आप अधिक करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो परावर्तन चैप्टर है उसके सभी प्रश्नों को आप बना लोगे, और आपको जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उस सभी क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पर, अंशु भैया के व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लोगे, हम उस क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर देंगे। आंकिक प्रश्न को हम आपको बनवाएंगे क्लास में ही, इसलिए आंकिक प्रश्न के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आंकिक प्रश्न को छोड़कर जितने भी आपको प्रश्न हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, सभी को आप बना लोगे। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम लगेगा उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।